ओके हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल आनंद। आज के महाकाल विजडम में हम एक ऐसे रिलेशनशिप पैटर्न की बात करेंगे जो बाहर से लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन अंदर से वो आपको स्लोली कंफ्यूज, एंग्शियस और इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है। कभी किसी ने आपको शुरू में इतना अटेंशन दिया हो, कॉन्स्टेंट मैसेजेस, लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, फ्यूचर की बातें, ऐसा लगता हो कि ये पर्सन मुझे बहुत डीपली समझता है, और फिर सडनली कुछ चेंज हो जाता है। मैसेजेस कम, वार्मथ कम, इंटरेस्ट कम, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं मैंने क्या गलत किया है। फिर जब आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हैं तब एक मैसेज आ जाता है, आई मिस यू, थिंकिंग अबाउट यू। या फिर सडनली वही ओल्ड वार्मथ वापस आ जाती है और आपको रिलीफ मिलता है। आप सोचते हैं मे बी एवरीथिंग इज़ ओके अगेन। लेकिन फिर वही डिस्टेंस, वही एनजाइटी, वही चेजिंग, वही होप, और धीरे धीरे एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहां आप पर्सन को नहीं, उनके नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ अफेक्शन को चेज करने लगते हैं। आज हम इसी साइकिल को समझेंगे। सो साइकिल इज बेसिकली लव बॉम्बिंग, फास्ट अटैचमेंट, withdrawal or devaluation, giving breadcrumbs or breadcrumbing, anxiety chasing, reconnection, and then stronger attachment after that. और सबसे इम्पोर्टेंट, इस साइकिल को प्यार समझने की गलती क्यों होती है, और अगर कोई इस साइकिल में फंस गया हो तो बाहर कैसे निकला जा सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So we'll be covering today love bombing, how that leads to breadcrumbing and trauma bonding. Why inconsistent love can become so difficult to leave sometimes. So let's start the video. Now the first is love bombing. As you can see, too much too soon. एकदम से excessive attention, constant texts and calls, huge compliments, gifts and grand gestures, future promises and soulmate talk. So this intensity creates false intimacy. सबसे पहले समझते हैं लव बॉम्बिंग एक्चुअली होता क्या है। लव बॉम्बिंग का मतलब है सिंपली किसी का केयरिंग या रोमांटिक होना नहीं है। अगर कोई आपको फ्लावर्स देता है, आपकी केयर करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो ऑटोमेटिकली वो लव बॉम्बिंग नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब अफेक्शन की इंटेंसिटी रिलेशनशिप की एक्चुअल स्टेज से बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब पर्सन आपको अभी प्रॉपरली जानता भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यू आर द वन। आई हैव नेवर फेल्ट दिस कनेक्शन विद एनीवन एल्स, वी आर सोलमेट्स, आई कैन सी माई एंटायर फ्यूचर विद यू। देन कॉन्स्टेंट टेक्सिंग, कॉन्स्टेंट कॉलिंग, ग्रैंड जेस्चर्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बहुत जल्दी इमोशनल इंटीमेसी, और कभी कभी फ्यूचर प्लानिंग भी। सो लव बॉम्बिंग के पॉसिबल साइंस में एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स, वेरी अर्ली कमिटमेंट प्रेशर, इंटेंस फ्यूचर टॉक, एक्सेसिव कम्युनिकेशन और ओवर द टॉप गिफ्ट्स को मेंशन किया जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि इंटेंसिटी अकेले प्रूफ नहीं है कि कोई मैनिपुलेटर है। कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स जनरली फास्ट डेवलप भी होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक बिहेवियर देख के लेबल नहीं लगाना है, हमें पैटर्न देखना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या वो मुझे बहुत अटेंशन दे रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये अटेंशन जेन्युइन कनेक्शन के साथ ग्रो हो रही है, और क्या इंटेंसिटी ट्रस्ट से पहले क्रिएट हो रही है। बिकॉज ट्रस्ट नॉर्मली टाइम से बिल्ड होता है, इमिडिएटली नहीं। सो दैट इज व्हाट द लव बॉम्बिंग इज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, विच इज फास्ट अटैचमेंट. सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग द इमोशनल हाइट्स. You suddenly feel chosen because of the constant texting and messaging. You feel the deep connection. Strong emotional bonds immediately form. And then you invest your hope and trust in that person. Attachment formed before trust built is dangerous. अब इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में सडनली एक बंदा आता है या बंदी आती है। आप रोज़ बातें करते हैं, मॉर्निंग टेक्स्ट, नाइट कॉल्स, पर्सनल स्टोरीज, डीप कॉन्वर्जेशंस। आपको लगता है इतना नेचुरली कैसे कनेक्ट हो रहे हैं,
और यहाँ एक सटल चीज़ होती है, आपका माइंड फ्यूचर इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है उनके साथ। आप पर्सन को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा आप रिलेशनशिप के पोटेंशियल को इमेजिन करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि हम फ्यूचर में साथ क्या करेंगे, शादी के बाद ट्रैवल करेंगे, फैमिली बनाएंगे, लाइफ साथ में जिएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्यूचर इमेजिनेशन प्रेजेंट एविडेंस को कनेक्ट करता है। किसी के फ्यूचर के बारे में ब्यूटीफुल बात कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर क्रिएट भी करेगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप में अटैचमेंट ग्रो होती है एज यू ऑब्जर्व कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर ओवर टाइम। सो फास्ट अटैचमेंट में कभी कभी इमोशनल इन्वेस्टमेंट एविडेंस से पहले आ जाती है, और फिर जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है आप पर्सन को नहीं, अपने इमेजिन फ्यूचर को लूज करने से डरने लगते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सो व्हेन थिंग्स गो बैड, you don't fear losing that person, you fear losing the dreams you have seen with that person, you imagine with that person, which never got fulfilled. Now next is the stage of withdrawal and devaluation. Suddenly warmth disappears, और फिर एनर्जी चेंज। जो पर्सन पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मिस यू, कांट वेट टू सी यू बोल रहा था, अब ड्राई रिप्लाईज, लॉन्ग गैप्स, लेस कम्युनिकेशन, लेस इंटरेस्ट, डिस्टेंस, कभी कभी क्रिटिसिज्म, कभी कभी इरिटेशन, और आप सोचते हैं व्हाट हैपन। सो सडनली देयर इज अ कोल्डनेस एंड डिस्टेंस, लेस कम्युनिकेशन, डिसइंटरेस्ट, criticism and blame, and you feel confused and not enough. You start doubting yourself. So this is a stage where you doubt yourself. यहाँ एक इमोशनल कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके पास एक कंपैरिजन पॉइंट ऑलरेडी है, आपने उनका बेस्ट वर्जन देखा हुआ है। तो जब वो विड्रॉ करते हैं आप ऑटोमेटिकली सोचते हैं मुझे वो पर्सन वापस चाहिए। और यही बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। अब आप रिलेशनशिप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे, आप पास्ट वर्जन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका माइंड बोलता है बस पहले जैसा हो जाए कैसे भी, मे बी स्ट्रेस में है, सो यू स्टार्ट जस्टिफाइंग देयर बिहेवियर्स। मे बी द अदर पर्सन इज इन स्ट्रेस, मे बी मैंने कुछ गलत कहा, मे बी मुझे थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए, और यहीं से चेजिंग बिगिन होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टेज ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग, just enough to keep you hooked. So after losing the warmth, suddenly the random texts and calls come, miss you messages again, vague future plans, late night chats, and small bits of affection. So again a hope is created which becomes alive, and security still doesn't. Now at this point, ब्रेड क्रम्बिंग का सिंपल मीनिंग है इनफ अटेंशन टू कीप द कनेक्शन अलाइव बट नॉट इनफ कंसिस्टेंसी टू क्रिएट सिक्योरिटी। कभी मैसेज, कभी मिस यू, कभी रैंडम कॉल्स, कभी लेट नाइट कॉन्वर्जेशंस, कभी फ्यूचर की वेग बातें, लेकिन एक्चुअल कंसिस्टेंसी नहीं, एक्चुअल कमिटमेंट नहीं, एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं। और यहाँ सबसे डेंजरस चीज़ है होप। आपको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन कंप्लीटली चूज़ भी नहीं किया गया। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो माइंड के पास क्लोजर नहीं है। आप सोचते हैं मे बी दे स्टिल केयर, मे बी टाइमिंग इज़ रॉन्ग, मे बी नेक्स्ट वीक थिंग्स विल चेंज, मे बी दे आर स्केयर्ड, मे बी मुझे पेशेंट रहना चाहिए, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग। और कभी कभी ये टाइनी मोमेंट्स ऑफ अफेक्शन इतने पावरफुल लगते हैं बिकॉज दे कम आफ्टर डेप्रीवेशन, आफ्टर विड्रॉल। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से अटैचमेंट को रीइंफोर्स कर देता है। ब्रेड क्रम्बिंग को अनप्रेडिक्टेबल अटेंशन और विड्रॉल के साइकिल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट करेक्शन ये है कि हर इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ट्रॉमा बॉन्ड नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। Now next is the stage of anxiety chasing. So you chase clarity. You don't understand what is happening. Suddenly that person comes back. Again those messages are exchanged. Again late night calls, text,
calls, everything, right? So you tend to become confused. What is happening? The person withdrew and then suddenly they came back and they gave you enough to keep you hooked. So now at this stage, you start chasing them. You start chasing the version of them that you liked in the beginning. And you also tend to chase the clarity. अब रिलेशनशिप का फोकस चेंज हो गया है. पहले आप इंजॉय कर रहे थे, अब आप एनालाइज कर रहे हैं उनके मैसेजेस क्यों नहीं आए. ऑनलाइन था बट रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने गुड नाइट क्यों नहीं बोला, उसने टोन चेंज क्यों हो उसका टोन चेंज क्यों हुआ, वो मुझे मिस करता है या नहीं, शुड आई टेक्स्ट, शुड आई वेट, शुड आई एक्सप्लेन, शुड आई आस्क. और धीरे धीरे आपका इमोशनल एनर्जी रिलेशनशिप के अंदर से निकल कर रिलेशनशिप को डी कोड करने में लग जाता है. दिस इज़ व्हेन many people start abandoning their own life. Friend side, work side, sleep affected, constant phone checking, more dependent on someone's response, which is basically your partner's response. और सबसे डेंजरस थॉट, अगर मैं बस थोड़ा और अच्छा बिहेव करूं तो वो पहले जैसा हो जाएगा. यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ और समवन्स अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा हूँ. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? Whether you're building relationship or you're just craving someone's attention, दोनों चीज़ सेम नहीं है. So in this stage, you tend to overthink, you analyze everything, you fear of losing them, you tend to self-blame, you try harder and seeks reassurance, you chase the old version of them which no more exists or which no more is currently available. Then comes the stage of reconnection, which is basically a temporary relief in this chaos. Now, reconnection is where sudden affection, warmth returns, promises again, intense moments, and you feel relief and happiness. Relief reinforces the cycle. It makes it more stronger. फिर जब आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, पर्सन वापस आ जाता है, सडनली अफेक्शंस आ जाती हैं, सडनली अटेंशन देने लगता है. आई मिस्ड यू, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स फिक्स दिस, थिंग्स विल बी डिफरेंट नाउ. और आपको एकदम से रिलीफ मिलता है. जो एनजाइटी थी वो टेम्परली डिसअपियर हो जाती है. आपका माइंड बोलता है सी दे डू केयर फॉर मी. और यहाँ एक सटल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है. पेन के बाद रिलीफ बहुत पावरफुल फील होता है. अगर डिस्टेंस के बाद अफेक्शन आ जाए तो अफेक्शन नॉर्मल अफेक्शन से भी ज़्यादा इंटेंस फील होता है. इसलिए उस पर्सन का वापस आना आपको प्रूफ लगता है कि दिस मस्ट बी रियल लव, बिकॉज ही इज़ चूजिंग अगेन एंड अगेन डिस्पाइट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्पाइट डिस्टेंस. बट पोज, वापस आना और कंसिस्टेंट चेंज करना अलग बातें हैं. अगर पर्सन वापस आया लेकिन कुछ टाइम बाद एग्जैक्टली वही पैटर्न रिपीट हो रहा है तो रीयूनियन ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उसने साइकिल को रीस्टार्ट किया है. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो इफ द कंसिस्टेंसी स्टिल हैजंट कम, so there's a problem because this cycle is going to repeat again and again, and these behaviors are just making it stronger, and it will be difficult for you to come out of it, to break this pattern. Now next comes the stage of stronger attachment, because the cycle got reinforced, so the attachment became stronger. The temporary relief that came after the withdrawal created more intensity. So this cycle repeats at this point. अगर आप देखेंगे, so you bond even deeper, harder to walk away from the person, emotional dependence and guilt and fear increases more. और अब cycle repeat हो रहा है. Love bombing, attachment, withdrawal, breadcrumbing, anxiety, reconnection and then relief, और उसके बाद last is stronger attachment. आप सोचेंगे इतना हर्ट होने के बाद मैं और अटैच क्यों हो गया हूँ? बिकॉज अब अटैचमेंट सिर्फ अफेक्शन से नहीं चल रहा है, अब उसमें होप आ गई है, फियर आ गया है, रिलीफ, एंटिसिपेशन, अनसर्टेनिटी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट सब मिक्स हो गया है. और जब रिलेशनशिप रिपीटेडली हाई लो पैटर्न क्रिएट करता है, पर्सन कभी कभी नेक्स्ट हाई को चेज करने लगता है. ये वही रीज़न है जहाँ किसी को पता होता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ हर्टिंग मी, फिर भी वो उस रिलेशनशिप को छोड़ना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लगता है. लेकिन एक बात क्लियर रखनी है, डिफ़िकल्ट टू लीव डजंट मीन
It is a proof that it is a true love. Difficulty of leaving tells you that the attachment is powerful. It doesn't by itself tell you that the relationship is healthy. There's a difference. Now let's see next. So what is the difference between love bombing and genuine affection? Love bombing versus genuine affection. अब इसमें genuine affection basically means the relationship which grows gradually. They respect your pace. They conveniently accepts no. They build trust over time. There's a consistent behavior and they don't create obligation. On the other hand, love bombing means too much too soon, pushes your pace, upset with your boundaries. So they get upset with your boundaries if you try to impose them. Wants instant closeness, inconsistent later, and then that makes you feel indebted. You feel obligated. Now, kindness is not manipulation. Look at the pattern, not just one act. Don't go for the words, go for the actions. See if their actions are consistent. See if their behavior are consistent. Just because they are saying so many things, so many goody things to you, doesn't mean that they are going to do exactly same. They may be false promises. अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन जेन्युइन अफेक्शन भी इंटेंस हो सकती है. तो डिफरेंस कैसे समझें? जेन्युइन अफेक्शन रिलेशनशिप को ग्रेजुअली ग्रो करता है. यूर पेस रिस्पेक्टेड, नो को एक्सेप्ट किया जाता है, ट्रस्ट टाइम के साथ बिल्ड होता है, पर्सन का बिहेवियर रिलेटिवली कंसिस्टेंट होता है और अफेक्शन आपको ऑब्लिगेटेड फील नहीं कराता. ऑन द अदर हैंड, लव बॉम्बिंग पैटर्न इज टू मच टू सून. आपकी पेस को पुश किया जाता है, अर्ली कमिटमेंट का प्रेशर होता है, ग्रैंड प्रॉमिसेस, एक्सेसिव अटेंशन और लेटर इनकंसिस्टेंसी, विड्रॉल, कंट्रोल या फिर बाउंड्री वायलेशन. काइंड जेस्चर्स ऑटोमेटिकली लव बॉम्बिंग नहीं होते हैं. सो वी कैन नॉट ascertain the fact that just because there are kind gestures that means love bombing. No. Boundaries और overall pattern को देखना भी ज़रूरी है. So don't ask कितना प्यार मिला. Ask क्या उस प्यार के साथ सेफ्टी और कंसिस्टेंसी भी थी. So that should be a question. So now how do we do the boundary test? So set a boundary and observe how the other person behaves. So if there is a healthy response, of course, what feels comfortable for you, something like that. So that means the connection is healthy. But on the other hand, if there is a concerning response, so then you may encounter guilt trips, pressure, anger, silent treatment, withdrawal or accusations. ये मेरा favorite practical test है. Set a reasonable boundary and then observe. हेल्दी पर्सन बोलेगा ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ, टेल मी व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. मे बी उनको डिसअपॉइंटमेंट हो बट दैट्स ह्यूमन. लेकिन वो आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे. अब कंसर्निंग रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? गिल्ट ट्रिप, प्रेशर, एंगर, साइलेंट ट्रीटमेंट, एक्यूजेशन. तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है. या अफेक्शन विड्रॉ कर देना बिकॉज यू सेड नो. यही इन्फॉर्मेशन है. यहीं पैटर्न की क्लैरिटी हमें मिलती है. बाउंड्री का पर्पस पर्सन को पनिश करना नहीं है. बाउंड्री का पर्पस है ऑब्जर्व करना कि सामने वाला आपकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है या नहीं. योर बाउंड्री रिवील्स मोर देन समवन्स रोमांटिक वर्ड्स. सो योर बाउंड्री बेसिकली रिवील्स देयर ट्रू इंटेंट टुवर्ड्स यू. नाउ कम्स intensity versus consistency. What really matters? So does intensity matters more than consistency or it is other way out? Intensity exciting हो सकती है, consistency trustworthy होती है. Intensity बोलती है I cannot live without you. Consistency बोलती है you can rely on me. Intensity, late night emotional conversations, grand promises, extreme chemistry, constant affection, constant attention. Consistency, on the other hand, gives you respect, reliability, healthy communication, follow through, stable behavior और long term relationship में
कंसिस्टेंसी ही जीतती है, कंसिस्टेंसी विंस, बिकॉज कंसिस्टेंसी प्रॉमिस यू trustworthy, secure and sustainable. On the other hand, intensity is exciting but addictive and unstable. Because anyone can perform intensity for a few weeks, but consistency requires character. That's why chemistry is not compatibility, potential is not consistency, familiarity is not safety, or सबसे important, intensity is not intimacy. So that difference has to be clear in our mind. Real intimacy needs time. So healthy love is always consistent, not just intense. Now, what are the signs which may indicate that you may be caught in a cycle? You constantly think about their actions. Your mood depends on their attention. You justify hurtful behavior of theirs. You wait for the old version of them. Tiny affection brings huge relief. You feel anxious when they pull away. You chase clarity and over-explain, and you have lost the connection with yourself. So these are few indications that tell you that you are caught in a cycle. अब ऑनेस्टली चेक कीजिए, क्या आप कॉन्स्टेंटली उनके एक्शंस के बारे में सोचते हैं? क्या आपका मूड उनकी अटेंशन पर डिपेंड करता है? क्या आप हर्टफुल बिहेवियर को रिपीटेडली जस्टिफाई करते हैं? क्या आप वेट करते हैं कि ओल्ड वर्जन उनका वापस आ जाए? क्या छोटी सी अफेक्शन सडनली बहुत बड़ा रिलीफ देती है? क्या जब वो पुल अवे करते हैं तो एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है? क्या आप क्लैरिटी के लिए बार बार एक्सप्लेन करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ से डिसकनेक्टेड फील करने लगते हैं? और अगर हाँ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है कि पैटर्न को सीरियसली ऑब्जर्व किया जाए। स्पेशली अगर रिलेशनशिप में अब्यूज़, कोर्शन, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन या रिपीटेड हार्मफुल बिहेवियर भी प्रेजेंट है, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग टेक्निकली सिर्फ हॉट एंड कोल्ड डेटिंग के फैंसी नेम को नहीं बोलते। इट जनरली रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दैट डेवलप्स थ्रू रिपीटेडली साइकिल्स ऑफ हार्म, कंट्रोल और अब्यूज़ फॉलोड बाय रिकंसाइलेशन और रिलीफ। ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है। सो आई जस्ट क्लैरिफाइड व्हाट ट्रॉमा बॉन्डिंग इज एंड हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लव बॉम्बिंग, राइट? सो ट्रॉमा बॉन्डिंग में देयर कैन बी अब्यूज़, कोएशन, मैनिपुलेशन एंड इंटिमिडेशन, और उसके बाद एकदम से रिकंसाइलेशन एंड रिलीफ। सो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू यू। नाउ हाउ डू वी देन ब्रेक द साइकिल? So how to break the cycle? So you need to slow down. Don't decide while emotionally activated. Emotionally activated state में major decisions मत लीजिए। पहले नर्वस सिस्टम को काम कीजिए, फिर रिलेशनशिप इवेलुएट कीजिए। उसके बाद सेट बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट योर टाइम, एनर्जी एंड पीस। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी कम्युनिकेशन नीड्स, आपकी फिजिकल बाउंड्रीज, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज सब इम्पोर्टेंट हैं। आप ऑब्ज़र्व कीजिए और बाउंड्री के बाद बिहेवियर, आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि बाउंड्री के बाद बिहेवियर क्या होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न टू योर लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, हॉबीज़ एंड पर्पस। सो फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, हॉबीज़, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी रूटीन, जितना आपका इमोशनल वर्ल्ड एक पर्सन के अराउंड श्रिंक होता है, उतना ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। So you need to return to your life. You need to give yourself the priority. Your friends, your family, your work, your ambitions, your purpose, your hobbies and your routine. Just don't center your life around that single person. Next is look at the patterns, not promises, consistency over potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन को साइड में रखिए, एक अपॉलॉजी को भी साइड में रखिए, एक रोमांटिक मैसेज को भी साइड में रखिए और पूछिए लास्ट 3 months में एक्चुअल पैटर्न क्या था, बिकॉज वन गुड मोमेंट डजंट इरेज अ रिपीटेड पैटर्न। सो बी विजिलेंट, गेट आउटसाइड ऑफ योर पर्सपेक्टिव। अ क्लियर माइंड सीज व्हाट हर्ट कैन नॉट। कभी कभी जब हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, हम ऑब्वियस थिंग्स भी रैशनलाइज कर देते हैं। एक इमोशनली मैच्योर फ्रेंड
ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर, थेरेपिस्ट या क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कभी कभी वो चीज़ें नोटिस कर सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। सो थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लेने को यूजफुल स्ट्रैटेजी के रूप में देखा गया है। और अगर रिलेशनशिप एब्यूजिव या अनसेफ है तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी फर्स्ट। सो प्रायोरिटाइज सेफ्टी। इफ अब्यूज और फियर इज प्रेजेंट, गेट हेल्प एंड लीव द रिलेशनशिप। So now this is the final and the most important part of the today's video of महाकाल wisdom। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे इतना पेन हो रहा है फिर भी मैं इस पर्सन को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। शायद आंसर सिर्फ ये नहीं है कि बिकॉज यू लव दैम। कभी कभी अटैचमेंट के अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे होप, फियर, फैमिलियरिटी, वैलिडेशन, अनफिनिश्ड स्टोरी, लैक ऑफ क्लोजर, और कभी कभी द डिज़ायर टू फाइनली मेक द ओल्ड स्टोरी एंड डिफरेंटली। आपका माइंड कह सकता है इस बार वो मुझे चूज़ करेंगे, इस बार वो कंसिस्टेंट होंगे, इस बार वो समझेंगे, इस बार रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। लेकिन हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार सेम दरवाज़ा खड़खड़ाते रहें होपिंग कि इस बार दरवाजे के पीछे कोई दूसरा इंसान होगा। हीलिंग कभी कभी ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि मुझे किसी के पोटेंशियल से रिलेशनशिप नहीं बनाना है, मुझे उनके प्रेजेंट बिहेवियर को भी देखना है। सो इंटेंसिटी इज़ नॉट इंटीमेसी, केमिस्ट्री इज़ नॉट compatibility, familiarity is not safety, potential is not consistency, and consistency is the true measure of love. Don't measure love by how intensely someone enters your life, measure it by how consistently they show up once the excitement fades. So that is important. That is how you can distinguish between an inconsistent love and true love. सो स्पिरिचुअलिटी हमें एक और पावरफुल क्वेश्चन दे सकती है, मैं किस चीज़ को प्यार समझ रहा हूँ। क्या इंटेंसिटी, क्या लॉन्गिंग, क्या ऑब्सेशन, क्या कॉन्स्टेंट थिंकिंग, क्या किसी को लूज़ करने का फियर, या शांति, रिस्पेक्ट, सच, स्टेबिलिटी, धर्मा। हेल्दी लव का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हेल्दी लव में डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, डिस्टेंस भी होता है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं, लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि रिलेशनशिप आपको रिपीटेडली डिस्ट्रॉय करके फिर टेम्पररी रिपेयर नहीं करता। इट शुड हैव इनफ सेफ्टी फॉर बोथ पीपल टू रिमेन ह्यूमन। महाकाल की इस विजडम को अगर आप रिलेशनशिप पर अप्लाई करें तो एक सिंपल प्रिंसिपल निकलता है, जो चीज़ आपको आपने आप से दूर करती है उसको सिर्फ इसलिए सेक्रेड मत बना दो क्योंकि उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रियलिटी से एस्केप करना नहीं है, रियलिटी को और क्लियरली देखना है। साइकिल सिर्फ सामने वाले पर्सन को ब्लॉक करने से ब्रेक नहीं होती है। कभी कभी एक्सटर्नल डिस्टेंस ज़रूरी होता है, लेकिन इंटरनल साइकिल भी समझना पड़ता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट आई एम एक्चुअली क्रेविंग। इज़ दैट पर्सन, इज़ दैट वैलिडेशन, इज़ दैट क्लोजर, इज़ दैट सिक्योरिटी, और इज़ दैट फैक्ट ऑफ बीइंग चूजन, और सिंपली रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी। बिकॉज अगर आपको सिर्फ पर्सन से डिस्टेंस मिला लेकिन इंटरनल पैटर्न सेम रहा तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में वही साइकिल रिपीट हो सकती है। इसलिए हीलिंग का डीपर क्वेश्चन है, मुझे किस टाइप का प्यार नॉर्मल लगता है। अगर केओस फैमिलियर है तो पीस इनिशियली बोरिंग लग सकती है। अगर अनसर्टेनिटी फैमिलियर है तो कंसिस्टेंसी इनिशियली स्ट्रेंज लग सकती है। और इसीलिए हेल्दी रिलेशनशिप को पहचानना का रिकॉग्नाइज करना भी एक स्किल है। रिमेंबर, intensity is not intimacy, chemistry is not compatibility, familiarity is not safety, potential is not consistency, and consistency is the true measure of love. So you need to keep these 5 points in your mind while choosing or deciding. इसका मतलब ये नहीं है कि लव बोरिंग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हेल्दी लव में पैशन हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, रोमांस भी हो सकता है,
एक्साइटमेंट भी हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट के नीचे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो ये याद रखिए कि डोंट मेजर लव बाय हाउ इंटेंसली समवन एंटर्स योर लाइफ, मेजर इट बाय हाउ कंसिस्टेंटली दे शो अप वंस द एक्साइटमेंट फेड्स। जो पर्सन आपको इनिशियली आसमान पर ले जाता है उनको देखकर सिर्फ ये मत पूछिए कि हाउ मच डू दे लव मी। एक और क्वेश्चन पूछिए, कैन आई ट्रस्ट देयर पैटर्न। क्या वो अपनी बात फॉलो करते हैं? क्या वो बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस में प्रेजेंट रहते हैं? क्या वो सिर्फ तब नहीं आते जब आप उनसे दूर हो जा रहे हैं? क्या अफेक्शन सिर्फ लॉस के फियर में एक्टिवेट नहीं होता? बिकॉज लव इज़ नॉट just how someone makes you feel when they are close. Love is also how safe you feel when you're simply being yourself. और अगर आप इस किसी ऐसे साइकिल में हो जहाँ आपको बार बार हर्ट किया जाता है तो फिर थोड़ा अफेक्शन दिया जाता है, फिर होप दी जाती है, फिर विड्रॉल किया जाता है, फिर एनजाइटी दी जाती है, तो खुद से ये मत बोलिए कि मे बी आई जस्ट नीड टू लव हार्डर। कभी कभी आपको और हार्डर लव करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको क्लियरर देखने की ज़रूरत होती है। सो आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इंटेंसिटी को प्यार समझ रहा हूँ? क्या मैं प्रॉमिसेस को पैटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रिलेशनशिप मुझे मेरे ऑथेंटिक सेल्फ के पास ले जा रही है या मुझे ही दूर कर रही है? बिकॉज जेन्युइन लव डजंट रिक्वायर यू टू कॉन्टिन्यूसली अबैंडन योर सेल्फ टू कीप इट। आपको क्रम्स के लिए ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करने की राइट है, आपको बाउंड्रीज़ रखने का राइट है, आपको स्लो होने का राइट है। अगर आपको जेन्युइनली वैल्यू करता है सामने वाला, तो योर बाउंड्री वोंट डिस्ट्रॉय दैट रिलेशनशिप, इट विल रिवील द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। सो रिमेंबर, डोंट चेज द वर्जन ऑफ समवन दैट अपीयर्ड ओनली लॉन्ग इनफ टू मेक यू अटैच्ड, look at who they consistently choose to be. Intensity attracts, consistency builds, safety sustains। और महाकाल की एक सिंपल विजडम, जो आपको अपने आप से दूर कर दे उसे पकड़ कर रखना डिवोशन नहीं है, कभी कभी खुद के सच पर वापस आना ही सबसे बड़ा लिबरेशन है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।